नमस्कार सभी को। आज हम मुद्रा और साख पाठ के भाग 2 में साख की चर्चा करेंगे। पिछले भाग में हमने मुद्रा और बैंक के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि बैंक हमारे अतिरिक्त धन अर्थात हमारी बचत को सुरक्षित रख उस पर हमें ब्याज देता है। और इस भाग में हम ऋण अर्थात साख के विभिन्न स्रोतों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि बैंक इसमें हमारी मदद कैसे करते हैं। अब बढ़ते हैं बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों की तरफ। हम बैंकों में अपना धन जमा करते हैं और बैंक हमें ब्याज भी देते हैं। तो बैंक इस जमा धन का क्या करते हैं? तो दिलचस्प बात यह है कि बैंक जमा राशि का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखता है। उदाहरण के लिए भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा ही नकद के रूप में अपने पास रखता है। तो बाकी हिस्से का क्या किया जाता है? तो इसका जवाब है बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करता है। बैंक जमा राशि पर जो ब्याज देता है उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेता है और यही इसकी इनकम का स्रोत भी है। बैंक इस तरह से जमाकर्ता और करदाता के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। आइए अब चर्चा करें साख की विभिन्न स्थितियों की कि बैंकों के अलावा और भी साधन है ऋण लेने की। यहाँ हम इस चीज को 2 उदाहरण से समझेंगे, देखेंगे कि ऋण की सकारात्मक और कष्टदायी प्रभाव क्या हो सकते हैं। यहाँ हम पहला उदाहरण ले रहे हैं सलीम का, जो कि एक जूता निर्माता है। त्योहार का सीजन है और उसको 3000 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर मिलता है एक बड़े व्यापारी से, जो कि उसको 1 महीने में पूरा करना है। अब मांग को पूरा करने के लिए उसको सामान की जरूरत है। अब वो सामान के लिए ऋण लेता है 2 स्रोतों से। पहला, जूते बनाने के लिए उसको चमड़ा चाहिए, तो चमड़ा व्यापारी से उसने समझौता किया कि पहले चमड़ा दे दे और जब बिक्री हो जाएगी तो वो उसका भुगतान कर देगा। दूसरा, उसने लिया उस बड़े व्यापारी से जिसने उसको ऑर्डर दिया था 1000 जूतों की अग्रिम भुगतान के रूप में उसने नगद प्राप्त किया और यह आश्वासन दिया कि महीने के आखिर तक वो उनका ऑर्डर पूरा कर देगा। और यहाँ पर महीने के आखिर में सलीम इस ऑर्डर को पूरा करने में कामयाब भी हो जाता है। उसको अच्छा खासा लाभ भी होता है और उधार के लिए जो उसने धन लिया था वो लौटा भी देता है। तो यहाँ पर हमने देखा सकारात्मक कि उसने पैसे लिए, काम अपना समय पर पूरा किया और उसने उधार को चुका दिया और लाभ भी कमा लिया। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं स्वप्ना का, जो कि एक छोटी किसान है और अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वो खेत के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है, इस उम्मीद से कि फसल तैयार होने पर वो कर्ज उतार देगी, परंतु फसल कीटनाशकों के हमले से बर्बाद हो जाती है। अब वो साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रही और साल के अंदर ही कर्ज की रकम बड़ी हो गई। अगले साल फसल उगाने के लिए उसको फिर से उधार लेना पड़ता है। अब की बार फसल तो सामान्य रही, पर इतनी कमाई नहीं थी कि वो कर्ज चुका सके। कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था, इसलिए उसने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया ताकि वो कर्ज चुका सके। तो बच्चों, यहाँ हमने दोनों उदाहरण देखे और आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे अलग अलग परिस्थितियों में ऋण हमारे लिए सकारात्मक और कष्टदायक हो सकता है। और हाँ, अगर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे फसल उगाने के लिए ही कर्ज लिया जाता है और ये कर्ज की अदायगी इस बात पर निर्भर करती है कि पैदावार कैसे होगी। अब हम अवलोकन करेंगे ऋण की शर्तों पर कि किन आधारों पर ऋण या उधार दिया जाता है। हर ऋण समझौते में ब्याज की दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार मूल रकम के साथ महाजन को अदा करता है। अब सवाल ये है कि महाजन या बैंक किस आधार पर कर्जदार को ऋण दे? तो यहाँ पर आधार बनता है गारंटी, यानी कि अपनी जमीन, मकान के कागज, गाड़ी, पशु या बैंकों में जमा पूंजी को गारंटी का आधार बनाया जाता है। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता है तो उधारदाता को ये भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। अब ये समर्थक ऋणाधार क्या होता है? तो जवाब है ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार होता है, जैसे जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, गहने आदि। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऋण की शर्तों में ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीके सम्मिलित हैं।
बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत है सहकारी समितियां। ये सहकारी समितियां क्या होती हैं? तो सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए इकट्ठा करते हैं। सहकारी समितियां जैसे किसानों की, बुनकरों की और औद्योगिक मजदूरों की अपनी अलग अलग समितियां। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नजदीक एक गांव में कार्य करती है। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करते हैं और इस जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया, जिसका इस्तेमाल क्या कैसे करती है? जो इनके सदस्य हैं, जिनको जब जरूरत होती है, जैसे कि इनके सदस्यों को कृषि उपकरण खरीदने हैं या फिर व्यापार करना है, घर बनाना है, तो यहाँ से उनको आसानी से ऋण मिल जाता है। अब तक हमने ऋण के विभिन्न स्रोतों की चर्चा की, जैसे साहूकार, बैंक, सहकारी समितियां। आइए अब उनका वर्गीकरण करते हैं दो भागों में, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक, और इनकी अलग अलग विशेषताओं का वर्णन करते हैं। पहला है औपचारिक स्रोत, जिसमें ऋण के वे स्रोत शामिल हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत हैं। इनके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे बैंक और सहकारी समितियां। अनौपचारिक स्रोतों में इसमें छोटी और बिखरी हुई इकाइयां शामिल हैं और ये सरकार के नियंत्रण से बाहर होती हैं, जैसे साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार, दोस्त आदि। औपचारिक स्रोतों के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक की नजर होती है, जबकि जो अनौपचारिक स्रोत है वहां पर ऋणदाताओं की क्रियाओं पर नजर रखने वाली कोई संस्था नहीं होती है। औपचारिक स्रोतों का उद्देश्य लाभ अर्जन के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी होता है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों में सिर्फ उनका उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। औपचारिक स्रोतों में ब्याज की दर कम होती है, जबकि अनौपचारिक स्रोतों में ब्याज की दर मनमानी और ज्यादा होती है। पांचवा पॉइंट है कि औपचारिक स्रोतों में अनुचित शर्तें नहीं लगाई जाती, सबके लिए एक जैसे नियम कानून होते हैं, जबकि अनौपचारिक स्रोतों में कठिन और अनुचित शर्तें लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार हमने दोनों का अंतर देखा। हमने भारत में ऋण के विभिन्न स्रोतों का वर्णन किया। अब देखते हैं इनका फैलाव, अर्थात ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौन सा ऋण ज्यादा लिया जाता है। यहाँ स्क्रीन पर आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लिए जाने वाले ऋण को देख सकते हैं और यहाँ देखेंगे तो पता चलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50% ही लोग औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं और शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवार 15% और कम संपत्ति वाले 47% लोग औपचारिक ऋण लेते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि औपचारिक स्रोतों को ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में बढ़ाने की जरूरत है। क्यों बढ़ाने की जरूरत है? ताकि लोगों की आय बढ़ सके, वो फसल उगा सके, छोटे उद्योग लगा सके, क्योंकि जब तक समान रूप से सबका आर्थिक विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं हो सकता है। यहाँ हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण केवल 50% लोगों की ही जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। बाकी जरूरतें अब भी अनौपचारिक रूप से ही पूरी की जा रही है, जिसमें ब्याज की दर बहुत अधिक है। और यही बात हम शहरी क्षेत्रों की करें तो वहां पर भी ऋणों का विस्तार सभी लोगों में समान रूप से नहीं है और जो गरीब लोग हैं अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हो रहे हैं और यहाँ पर जरूरत है कि उनकी इन समस्याओं का समाधान किया जाए। गरीब लोगों तक ऋण की सहायता नहीं पहुंच पा रही है, जिसका कारण ऋणाधार न होना भी है। मजबूरी में उनको साहूकार लोगों के पास जाना पड़ता है, लेकिन साहूकारों की ऊंची ब्याज दर और बार बार ब्याज लेने के कारण कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है, जिससे वो काफी तंग आ चुके हैं। इसलिए निर्धन लोगों ने कुछ नए तरीके अपनाए जिससे कि उनको सस्ता ब्याज मिल सके, और वो तरीके हैं स्वयं सहायता समूह। अब ये स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं कि स्वयं सहायता समूह आपसी भाईचारे से बनाया गया संगठन होता है। ज्यादातर इसमें महिलाएं होती हैं। स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित मिलते हैं, बचत करते हैं, जो कि प्रति व्यक्ति 25 से 100 रुपए या इससे भी अधिक हो सकती है। जमा पैसे में से किसी भी सदस्य को जरूरत होती है वो कम ब्याज पर पैसे उधार ले सकता है।
समूह में दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, ब्याज दर, वापस लौटाने की तिथि के ये निर्णय सभी सदस्य मिलकर स्वयं करते हैं। इन स्वयं सहायता समूह से निर्धन लोगों की काफी समस्याओं का समाधान होता है और यहाँ पर तो इन ब्याज संबंधी समस्याओं का तो समाधान होता ही है, साथ में महिलाओं और सामाजिक समस्याएं जैसे कि घरेलू हिंसा, लड़ाई झगड़े, उन समस्याओं का भी इनके द्वारा समाधान किया जाता है। तो इस प्रकार जो ये स्वयं सहायता समूह है काफी कारगर गरीब लोगों के लिए सिद्ध होते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंक में रखते हैं और दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। हमने औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों की जानकारी ली और साथ ही ये भी समझा कि आवश्यकता है कि औपचारिक स्रोतों का हिस्सा गरीबों तक ज़्यादा पहुंचाया जाए। और यहीं पर हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।